दो ढाई महीने जो लास्ट में रूटीन सेट कर जाता है ना, वो नीट को 100% फोड़ जाता है। 2024 का जब आपने 5 मई को एग्जाम दिया, एग्जाम दे के जब आप घर आए और जब आपके नंबर कैलकुलेट हुए 675 नंबर, तब वो फीलिंग्स क्या थी? पेरेंट्स को जो खुशी मिली ना, मतलब मैंने मेरी जिंदगी में इतनी खुशी उनको कभी दी थी। ये पार्शियल ड्रॉप लेके प्रिपरेशन किए हैं, ये लास्ट ईयर वेटनरी ले रखे थे 2023 में, और वेटनरी लेने के बाद भी इनमें कहां से ऐसी मोटिवेशन आ गई? जैसे आप टेस्ट देने जाते थे तो उससे पहले आपका टेस्ट का सिलेबस करने या टेस्ट का तैयारी आप कैसे करते, तो क्या आपको भी नीट से पहले सेल्फ डाउट होता था आपके सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? आप भी नीट के प्रिपरेशन के में लास्ट के 2 से 3 महीने में मोबाइल जैसा आज के दौर में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, तो उन सोशल मीडिया आप यूज करते थे कि नहीं? Hey everyone, myself नायाब आदिल, I am a first year MBBS student in NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त और बैचमेट खुशगेरा हमारे साथ हैं जिनके नीट में 675 नंबर बने हैं, तो इनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इनसे आज बात करूंगा कि इनके इंडिविजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या स्ट्रेटेजी था, इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक होगा आज कि इनके टेस्ट सीरीज में कैसे ये 2 से 3 महीने लास्ट के टेस्ट सीरीज को हैंडल किया। तो खुशगेरा आप बताइए कि नीट में आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। मेरा नीट में स्कोर जो कि नायब ने बताया 675 था, और सब्जेक्ट वाइज जैसे मेरे बायो में 350 थे, केमिस्ट्री में 175 और फिजिक्स में थोड़े कम थे, 150 थे। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये बताया कि ये पार्शियल ड्रॉप लेके प्रिपरेशन किए हैं, ये लास्ट ईयर वेटनरी ले रखे थे 2023 में, और वेटनरी लेने के बाद भी इनमें कहां से ऐसी मोटिवेशन आ गई 2024 में नीट क्रैक करके एमबीबीएस में एडमिशन ले लिए? बताइए अपने जर्नी के बारे में। मैंने जैसे 11th में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। 11th का टाइम हमारे कोरोना वाला टाइम था, तो वो टाइम में मतलब इतनी सीरियसनेस के बारे में मुझे भी पता नहीं था कि इतना सीरियस एग्जाम है, इतनी सीरियसली स्टडी करनी पड़ेगी। तो 11th तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। 12th में काफ़ी मेहनत की, 11th भी कवर की, 12th भी कवर की। 12th में पता लगा कि हाँ सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा। 12th में जैसे मेरे 454 मार्क्स आए थे, मैंने 12th में टारगेट की भी क्लासेस ली थी, मतलब जो हमारे ड्रॉप ईयर वालों की क्लासेस लगती थी उसमें मैंने 11th कवर की, खुद की क्लासेस में 12th में काफ़ी पढ़ाई की मैंने। और जैसे जो फर्स्ट ईयर ड्रॉप था तो उसमें मेरे 596 मार्क्स आए थे, काफ़ी क्लोज रह गया था मैं। मतलब हमारे जैसे राजस्थान में, मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में 606 मार्क्स या 607 मार्क्स कट ऑफ हुई थी, तो बहुत क्लोज थे आप कट ऑफ क्लोज से। था मैं, 596 मार्क्स आए थे मैं। तो मैं काफ़ी डिमोटिवेटेड भी था उस टाइम। तो मैंने वेटनरी कॉलेज, PGVIR जयपुर का कॉलेज है वेटनरी, मैंने उसके अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। तो मैं वहाँ जाता भी था, शुरुआत में 1 महीने गया भी मैं, पर वहाँ मतलब फील नहीं है, मतलब ऐसा लगता था कि यार इतना कुछ किया, इतनी पढ़ाई भी की, 12th में भी पढ़े, एक ड्रॉप लेके 1 साल पढ़े, मतलब इसीलिए तो नहीं किया था। लिटरली यही फील आई कि इसीलिए तो नहीं किया था ये, मतलब रिजल्ट तो ये इस प्रोसेस का रिजल्ट नहीं हो सकता अभी, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। वो तो एक मेरा पर्सनल है, बाकी वेटनरी भी एक अच्छी फील्ड है, पर मुझे एक्चुअली वेटनरी में मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने 1 महीना गया, उसके बाद मैं थोड़ा सा 10-10 दिन के बाद जाने लगा, फिर मैंने 2 महीने 2.5 महीने बाद वो छोड़ दिया था, मैंने वहाँ से एडमिशन ही विड्रॉ कर लिया था। तो मेरे घर वालों ने भी मुझे काफ़ी मना किया, जैसे कि मतलब घर वालों को था कि निकाल पाए ना निकाल पाए, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक आता है, क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि एक सिक्योर फील्ड तेरे हाथ में है, तू वो कर। मेरे को भी था कि हाँ छोड़ने में काफ़ी डिफिकल्टीज भी है, मैं भी सोच रहा था कि अगले साल होगा नहीं होगा, बिल्कुल काफ़ी बहुत अनसर्टेन होता है नीट का एग्जाम। बायो में 350 नंबर थे, तो बायो में आपका क्या स्ट्रेटेजी था? बायो में जो कि सभी बताते हैं यार, एनसीईआरटी फोकस तो रहना ही, और मेनली जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस को काफ़ी हाई करता था मैं। जैसे डॉक्टर अली बुक मैं प्रेफर किया करता था, वो काफ़ी मुझे अच्छी बुक लगती थी, काफ़ी क्वेश्चंस उसके अंदर एनसीईआरटी ओरिएंटेड थे, और थोड़ा सा एमटीजी भी देख लिया करता था। पर डॉक्टर अली अगर एस्पिरेंट्स हैं वो डॉक्टर अली प्रीफर करें, इनफ है। अब तो जैसे आपके पास लास्ट 2-3 महीने का टाइम है, टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करें, और बेसिकली एनसीईआरटी तो आप 5 से 7 बार जरूर करें बायो के लिए, मेरी आपको ये सजेशन रहेगा। पर चैप्टर कितने क्वेश्चन लगाते होंगे बायो में आप? पर चैप्टर जैसे डॉक्टर अली में कई चैप्टर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हुआ करते थे, जैसे मैं भी जो भी प्रीफर किया करता था मॉड्यूल, उनमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे 500-600, पर आप मतलब प्रिसाइज रहे ना। जैसे अब टाइम प्रिसाइज होने का टाइम आ गया है, अब आप हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर को, जैसे
जो ज़्यादा क्वेश्चन देता है चैप्टर वो आप पहले नोटिफाई करें, जैसे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, जेनेटिक्स हो गया, इन चैप्टर के आप 200-300 क्वेश्चन जरूर लगाएं। जैसे और हो गए ये बायोटेक हो गई, जैसे ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, ये स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। ये चैप्टर्स हर साल नीट में काफ़ी बहुत मतलब आपको क्या कहते हैं कैरी करते हैं मार्क्स, तो आप इनको जरूर मतलब बहुत ध्यान रखें और इनके क्वेश्चन आप लगाएं। 300-400 क्वेश्चन आप जितना लगा सके, मतलब एक दिन में आप ऐसे करें कि ये आपके 100 आपके ये रहे कि इनमें से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इतनी प्रैक्टिस आपकी इनफ होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि हर चैप्टर को अलग तरीके से पढ़ाई करना है। जैसे मॉलिक्यूलर, बायोटेक, इनका वेटेज ज्यादा है तो हम इनको स्टडी उसी अकॉर्डिंग करेंगे, उन पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बहुत अच्छा माइंडसेट था इनका। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी आप इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बताओ जो आपने फॉलो किया था। फिजिक्स केमिस्ट्री का, जैसे मैं आपको केमिस्ट्री का बताऊं, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे है। अब जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे बेसिकली आप मतलब फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन से ही आपकी क्लियर होगी। आप जैसे पर अपने एक्सपीरियंस जैसे सोचते हैं, क्वेश्चन लगाने से पहले वो नोट्स को रिवाइज करना प्रीफर करते हैं। अब नोट्स को रिवाइज करने जाते हैं और सारा टाइम नोट्स रिवाइज करने में खत्म हो जाता है, क्वेश्चन करने का टाइम नहीं बचता। तो इसके लिए एक्सपीरियंस को मतलब पहले नोट्स का एक टाइम फिक्स करना ही पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 1 से 1.5 घंटा नोट्स को सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही दें। उसमें मेरे को पता है मेरे को डिफिकल्टी आएगी 1 से 1.5 घंटा नोट कंप्लीट करने में, 1 से 1.5 घंटे में, पर आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह यही मतलब कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज शॉर्ट नोट्स वगैरह करने ही पड़ेंगे, वरना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना फिजिकल केमिस्ट्री दिक्कत आती है। इन्होंने जो बात कहा कि अपने डेली रूटीन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट अपना थ्योरी के लिए रखो और एक पार्ट टेस्ट के लिए रखो, ये बात था आपका। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए क्या आपका प्लान था? इनऑर्गेनिक तो देखो एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो मतलब आपके लिए भगवान है, वो तो आपको टिप टू टिप याद होनी ही चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे अब तो काफी पिछले साल कोर्स प्रिसाइज कर दिया है, तो आप एनसीईआरटी तो बिल्कुल जैसे पी ब्लॉक वगैरह हटा दिए गए हैं, तो आप काफी प्रिसाइजली एनसीईआरटी तो फॉलो करें। उनके अंदर तो आपका एनसीईआरटी एकदम मतलब पूरी वर्ड टू वर्ड याद हो जानी चाहिए एनसीईआरटी। और फिजिक्स के लिए क्या अप्रोच था आपका? फिजिक्स के लिए यही था कि मतलब शॉर्ट नोट्स प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में नेसेसरी है। मैंने काफी मतलब मेरे साथ के दोस्त भी थे, काफी दोस्त थे, सारे साल उन्होंने टॉप किया, मार्क्स मेरे से भी अच्छे मार्क्स लाए, पर लास्ट में जाके उनका क्या था, वो नोट्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस थे। नोट्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहने की वजह से उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट मंथ में छूट गई और वो उनको बहुत ज्यादा मतलब उसका नुकसान उठाना पड़ा। जैसे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन का टेस्ट तो लास्ट तक रहना जरूरी है। आप एक इंडिविजुअल टाइम आपके नोट्स रिवीजन के लिए निकालें, शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए निकालें, और इंडिविजुअल टाइम आप हमेशा अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जरूर रखें। ये सबसे नेसेसरी है। बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है नीट में। आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा होगा तो आपके कॉन्सेप्ट तो रिवाइज हो ही रहे ना, क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे मार्क्स करने के लिए। आपके लास्ट के 2 से 3 महीने में डेली रूटीन क्या था आपका? जैसे हमारी कोचिंग में 2 से 2.5 महीने पहले हमारा सिलेबस हो गया था, तो 2 से 2.5 महीने के बाद एक ऐसा फेज आ जाता है कि खुद आपको सेल्फ स्टडी करनी है और आपको टेस्ट देने हैं। तो उसके अंदर आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 2 से 2.5 महीने बाद आपका एग्जाम है और उसके अंदर अपना रूटीन सेट करना सबसे बड़ी बात है। अगर 2-2.5 महीने जो लास्ट में रूटीन सेट कर जाता है ना, वो नीट को 100% फोड़ जाता है। एटलीस्ट मतलब 10 से 12 घंटे तो आपका मतलब नॉन टेस्ट है, जिस दिन आपका टेस्ट नहीं है एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तो आप सीरियस स्टडी को अपने क्या कहते हैं, फोन साइलेंट हो वगैरह, नो डिस्ट्रैक्शन, 10 से 12 घंटे तो एटलीस्ट दे ही नहीं, सीरियस स्टडी होनी ही चाहिए। तो आप रात को स्टडी करते थे या मॉर्निंग में? मैं थोड़ा लेट में स्टडी करता था। आप कौन सा बुक या आपका रिसोर्स क्या था? जैसे मैंने बताया कि बायोलॉजी में मैं डॉक्टरली यूज किया करता था, और फिजिक्स में हमारे कोचिंग के मॉड्यूल मतलब क्वेश्चन कोचिंग के मॉड्यूल में हमारे काफी अच्छे होते थे, और टेस्ट वगैरह जो आपको, एक और बात, जो आपने सारे साल टेस्ट किए हैं उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना काफी नेसेसरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको वो बताएंगे आपने कहाँ गलती की। जो टॉपिक आपका पीक पे रेडी था जब आपने उन सब्जेक्ट के टेस्ट दिए, उन टॉपिक के जब आपने कोचिंग में टेस्ट दिए, वो सब्जेक्ट आपका पीक पे था, मतलब वो ड्यूरेशन में आपका वो टॉपिक हो गया था, और उसके बाद आपने उसका टेस्ट दिया तो वो आपकी पीक प्रिपरेशन थी। वो आपको जो मिस्टेक्स का ओवरव्यू देंगे ना, जो आपके प्रीवियस टेस्ट है, वो कोई भी नहीं दे पाएगा। तो वो प्रीवियस टेस्ट को इग्नोर करना भी एक
बहुत बड़ी भूल होगी। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि आप सबसे पहले क्या करोगे, एनसीईआरटी तो आपके मेन टेक्स्ट बुक है, उनको तो पढ़ोगे, एक दो बुक ये फॉलो किए हैं। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट के महीनों में जो आपके जितने से ज्यादा हो सके टेस्ट दो, और पुराने टेस्ट जो हो रखे हैं उनके गलतियों को रिवाइज अच्छे से करो। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की भी करनी है। अगर आपके पास टाइम बचे तो फिजिकल केमिस्ट्री को भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी। और फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप क्वेश्चन के लिए भी टाइम रखें और नोट्स के लिए भी अलग टाइम जरूर रखें। शॉर्ट नोट्स कहीं ना कहीं आप खुद ने बनाए हैं तो वो फॉलो करें, नहीं तो आप मार्केट में भी कोई शॉर्ट नोट्स देख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको 100% वो हेल्प करेंगे। अच्छा, जैसे आप टेस्ट देने जाते थे तो उससे पहले आपका टेस्ट का सिलेबस करने या टेस्ट का तैयारी आप कैसे करते थे? जैसे वीक में आपको एक पेपर देना या 2 पेपर देना, तो पूरे वीक आप प्लान कैसे करते थे टेस्ट के लिए? मैं सबसे पहले एक्चुअली मेरी बायो खत्म किया करता था। मैं सबसे पहले मेरी बायो मतलब जैसे मैंने शेड्यूल मिल जाता था, 2-3 दिन में एक टेस्ट हुआ करता था, तो मैं सबसे पहले अपनी बायो खत्म करता था। बायो को खत्म करके काफी वाइड सिलेबस होता था बायो का, तो उसका एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता था कि सिलेबस 50% तो कवर हो गया। फिर मैं मेरी केमिस्ट्री किया करता था, फिर फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप लास्ट में, मेरी फिजिक्स थोड़ी सी वीकर साइड की थी, तो अगर आप लास्ट में अगर फिजिक्स को देंगे ना तो भी आप क्वेश्चन निकाल के, फिजिक्स के लिए आपको टाइम चाहिए। फिजिक्स आपको पता है कि आप मैक्सिमम एफर्ट डालेंगे तो भी आप 180 ला सकते हैं, और बायो में अगर आपने मैक्सिमम एफर्ट नहीं डाले तो बायो आपके मार्क्स गिराएगी। बायो को टाइम चाहिए, तो मैं तो पहले बायो किया करता था, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स किया करता था। तो जैसे आप पेपर दे के आते थे तो आप एनालिसिस करते थे, तो आप अपने एनालिसिस का तरीका क्या था आपका? मैं एक्चुअली जो क्वेश्चन गलत होता था उसका चैप्टर लिखा करता था, उसका सब टॉपिक लिखा करता था। वो एक मैंने अलग एक नोटबुक बना रखी थी, और वो मेरे हिसाब से काफी हेल्प भी करती है लास्ट टाइम में। अगर आप उसको एनालाइज करें कि आपका इस टॉपिक से बार बार ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप आपके पुराने टेस्टों को एनालाइज करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, एक प्रिसाइज टॉपिक है, वो टॉपिक हमें बार बार दिक्कत देता है, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके इम्प्रूवमेंट में। और मैं एक एडवाइस और देना चाहूंगा कि टेस्ट से, जैसे हमारा 2 से 5 टेस्ट हुआ करता था, ज्यादातर का वही होगा, मॉक टेस्ट देते हैं लोग, तो मैं टेस्ट से 2-3 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ दिया करता था। क्योंकि अगर आप एक रेस्ट माइंड से जाएंगे ना, तो वो आपको माइंड प्रोसेस करने में बहुत हेल्प। मैं 1 घंटा नींद भी लिया करता था एग्जाम से पहले, जैसे 11 से 12 मैं सो जाया करता था, फिर 12 बजे उठ के मतलब हेल्दी खाना खा के, ओवर ईटिंग भी नहीं करनी एग्जाम से पहले ऑब्वियसली, एक लिमिटेड खाना खा के, तो आपका माइंड एकदम 100% एक्टिव वहाँ मेरे को चाहिए कि मतलब 100% एक्टिव अगर आपका माइंड वहाँ नहीं है तो आप फिजिक्स के फॉर्मूले कैसे रिवाइज कर पाओगे? आपका माइंड वहाँ अगर 100%ली आपका वर्क ही नहीं कर रहा, तो आपको मतलब कैसे आपका माइंड वो फॉर्मूले याद करेगा, कैसे वो फॉर्मूले रिकैप करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो एक अच्छा रेस्ट एग्जाम से पहले भी नेसेसरी है। जैसे आपके नीट में 675 नंबर बने, तो क्या आपको भी नीट से पहले सेल्फ डाउट होता था आपके सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? जैसे बहुत सारे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे दोस्त, तो उनको लगता होगा कि यार हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो क्या आप सबसे बेस्ट हो जो आप बता सकते हो ये बात? ये बात तो जो भी एक सीरियस एस्पिरेंट होगा उसको प्रेशर भी फील होगा, वो डिमोटिवेट भी होगा, और उसके अंदर सेल्फ डाउट भी है। तो अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है तो उसको ये सब फील होगा ही होगा। इन सब को मतलब टैकल करने का सबसे बेस्ट है कि आप अपने परिवार से रहो। परिवार से अगर आप टच में रहोगे तो वो सबसे बेस्ट मोटिवेशन है। एक मतलब मेरे को जैसे था कि मेरे पापा मतलब एक्चुअली उस टाइम डॉक्टर बनना चाहते थे, तो मेरा तो वही मोटिवेशन था कि मेरे पापा मेरे को डॉक्टर बन के देखना चाहते थे, और मैं हमेशा यही सोचता था जब डिमोटिवेशन आता था कि जिस दिन बनूंगा उस दिन वो बहुत ज्यादा मतलब उनकी खुशी तो बयान ही नहीं कर सकता था। तो मतलब बहुत अच्छी, ये आप अगर सोचोगे ना तो आपको डिमोटिवेशन जैसा तो कुछ फील भी नहीं होगा। बस क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। फैमिली और पेरेंट्स के बारे में सोचना सबसे अच्छा इनर मोटिवेशन है। और जैसा इन्होंने बताया, क्या आप भी टाइम टेबल बनाते थे कि मेरे को इस टाइम टेबल में ये फॉलो करना है पूरे वीक में, पूरे डे के? वो फॉलो सही में हो पाते थे या नहीं? 100% एक्यूरेसी तो टाइम टेबल में मेरे को नहीं लगता किसी भी एस्पिरेंट प्रिसाइजली, कई एस्पिरेंट्स होंगे जिनकी आती होगी, पर मेरे को नहीं लगता आती होगी एस्पिरेंट्स की 100% एक्यूरेसी। अगर आपने 2 से ढाई महीने में एक अच्छा टाइम टेबल बनाया, एक अच्छी सेल्फ स्टडी की, तो 100% आप सक्सेस होगे, 100% होगे। पर उसके लिए आपको एकदम सीरियसली आपका टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। हमारा 100% हम कह रहे नहीं होता था, पर आपको 100% करने की पूरी कोशिश करनी है। अगर आप 100% आपके नहीं भी हो रहे हैं तो आप 60%, 50%, 70% भी कर रहे हो, तो आप बहुत लोगों से आगे हो। और आपसे मैं ये बात जानना चाहूंगा, क्या आप भी नीट के प्रिपरेशन के में लास्ट के 2 से 3 महीने में मोबाइल जैसा आज के दौर में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, तो उन सोशल मीडिया आप यूज करते थे कि नहीं?
सोशल मीडिया एक प्रिसाइज वही है, टाइम टेबल में एक टाइम निकाला करते थे कि हाँ 1 घंटा थोड़ा सा खाना खाते हुए देख लिया, 1 घंटा निकाला करते थे कि हाँ इसे 1 घंटे में यूज़ कर लेंगे। बस थोड़ा सा अगर एस्पिरेंट सीरियस है, और जो कि एस्पिरेंट को एक सीरियसनेस आनी चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके नीट जैसा एक बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं। टिपिकली बड़ा एग्जाम है, क्योंकि 25-26 लाख एस्पिरेंट्स हमारे टाइम बैठे थे। तो आपको एक सीरियसनेस तो बिल्कुल सेलेक्ट होने के लिए लानी ही पड़ेगी, नेसेसरी है। ये टाइम ऐसा है कि ये मैक्सिमम सीरियसनेस का टाइम है। एक टाइम टेबल बनाओ थोड़ा बहुत अपना माइंड को लिफ्ट करने के लिए, बिल्कुल गाने सुनो, ये सोशल मीडिया अवॉइड कर सको करो, नहीं तो एक प्रिसाइजली टाइम में ही करो। खाना खाते हुए चलो कुछ देख लिया, गाने सुन लिए, बस। इससे ज़्यादा सोशल मीडिया आपको 2-2.5 महीने अवॉइड करोगे तो हम जैसे कर रहे हैं, कॉलेज में आपको बहुत टाइम मिलेगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं। आप आके फर्स्ट ईयर पूरा मोबाइल ही चला लेना, अभी 2-3 महीने आप इनको छोड़ दो, बहुत टाइम मिलेगा इन चीजों का। नीट के बाद तो 6-6 महीने आपके पास टाइम होते हैं बिल्कुल। काउंसिलिंग, कॉलेज ज्वाइन करने के, बिल्कुल। तब चलाना ना। तब चलाना। 2-2.5 महीने रहने दो ना, बहुत चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। ये जर्नी 2021 से शुरू हुई और 2024 का जब आपने 5 मई को एग्जाम दिया, एग्जाम दे के जब आप घर आए और जब आपके नंबर कैलकुलेट हुए 675 नंबर, तब वो फीलिंग्स क्या थी? इतने सालों का मेहनत। बहुत बहुत अच्छी फील थी। मतलब लिटरली जो पेरेंट्स को जो खुशी मिली ना, मतलब मैंने मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशी उनको कभी दी थी जितनी उस दिन मिली। मतलब उनके लिए एक ऐसा था कि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मूवमेंट था, मेरी लाइफ का, और प्रोबेबली उनकी लाइफ का भी रहा हो। क्योंकि मेरे पापा लिटरली खुद को डॉक्टर, मतलब पापा डॉक्टर बनना चाहते थे, मतलब वो नहीं बन पाए और मैं बन गया। अब उनके लिए बहुत, आपने अपने पापा का सपना पूरा किया है। जिस दिन आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ उस दिन की फीलिंग्स बताओ आप, इतने सालों के मेहनत। मतलब बहुत यार अच्छी फील थी, बहुत इमोशनल मोमेंट था वो तो। ऑब्वियसली पेरेंट्स को साथ में लाया, उनको मतलब एक सेलिब्रिटी फील मिली, ऑब्वियसली सेलिब्रिटी फील तो ये मिली। चीज जो आप देख रहे हो ना, रियल मोटिवेशन इसी को कहते हैं। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते हो मोटिवेशन कहाँ से लें, Real 2-4 शायरियां सुनते हो मोटिवेशन के लिए, चलो वो सब अच्छी बात है, खराब नहीं है। लेकिन रियल मोटिवेशन जो आपको थ्रू आप जो 2 से 3 महीने पढ़ने के लिए मोटिवेट रखेगी, वो आपके पेरेंट्स हैं। थैंक यू भाई, आपका इस वीडियो में आए और अपनी स्टोरी शेयर किया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भाई, चलिए बाय बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा भाई का चैनल। थैंक यू ब्रो।